नमस्कार साथियों, मैया पाठशाला परिवार पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का अपना जो सेशन है वो जो संस्कृत डिपार्टमेंट के द्वारा जो सेकंड ग्रेड एसएसटी का जो आज एग्जाम लिया गया था उसका जो इकोनॉमिक का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन उसका आज करेंगे अपन। एसएसटी सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आज के पेपर में आए थे, आज के जो पेपर में आए थे उनके बारे में अपन सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। पहला प्रश्न जो था वो इकोनॉमिक्स से संबंधित, अर्थशास्त्र से संबंधित जो प्रश्न है उन्हीं के बारे में अपन इसमें डिस्कस करेंगे। जो इकोनॉमी से संबंधित 20-21 क्वेश्चन आए थे उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया? ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था 1959 में दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जिसका उद्देश्य था दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं को कि ज्यादा से ज्यादा जो मूलभूत या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो इंडस्ट्रीज है उनको स्टेब्लिश करने का उद्देश्य से 1959 में राउरकेला उड़ीसा में यह संयंत्र स्थापित किया गया था। कहां पे? राउरकेला उड़ीसा में यह संयंत्र स्थापित किया गया था जर्मनी के सहयोग से, जिसको सेल के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। जो स्टील इंडिया अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, स्टील अथॉरिटी, उसके द्वारा, सेल के द्वारा इसको जो है वो मैनेज किया जा रहा है। उसी के द्वारा इसका पूरा का पूरा प्रशासनिक कार्य वो किया जा रहा है। और सहयोग किससे? जर्मनी के सहयोग से 1959 में दूसरी पंचवर्षीय योजना में, किसमें? दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूह में कौन सा सर्वाधिक साक्षरता दर रखता है? इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला कॉम्बिनेशन शामिल हो? जिन डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज्यादा साक्षरता दर थी वो कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है? तो सबसे ज्यादा जो साक्षरता थी वो जयपुर में थी, कोटा और झुंझुनू। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? थर्ड ऑप्शन, कोटा, जयपुर और झुंझुनू में सबसे ज्यादा साक्षरता दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है, मनरेगा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। मनरेगा एक गारंटेड रोजगार योजना है, जो पहली मतलब ऐसी योजना जिसमें गारंटेड आपको 100 डेज का रोजगार मिलना कंपलसरी है। आपको अधिकार है कि आपको 100 दिन कम से कम पूरे फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष में आपको 100 दिन का कम से कम रोजगार मिले। आप लोग भी आंसर कीजिए साथ में, ताकि क्या कि इसमें नहीं लेकिन आगे के पेपर्स के लिए आपको इसका बेनिफिट होगा। आगे के की परीक्षाओं के लिए आपकी एक तैयारी स्ट्रॉन्ग होगी इसमें। वो भी आ रहा है, हिंदी वाला सॉल्यूशन भी आ रहा है। तो इसमें मनरेगा के संबंध में कौन सा कथन सही? इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। 2 फरवरी 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। 200 जिलों में एक साथ इसको लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 को। इसके तहत एनआरपी और आरएलपीजी का विलय किया गया था? नहीं किया गया था। इसका विलय जो है वो जवाहर रोजगार योजना में 1989 में ही कर दिया गया था। किसमें? जवाहर रोजगार योजना में। जवाहर रोजगार में इन दोनों योजनाओं का विलय 1989 में कर दिया गया था। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है आपका? केवल पहला विकल्प सही है। तो यहाँ पे केवल ए सही है आपका, कि मनरेगा की शुरुआत जो है आपकी कब हुई थी? 2006 में, 2 फरवरी 2006 में 200 जिलों में एक साथ लागू की गई थी मनरेगा योजना। और जिसका इसका जो अधिनियम जो बना हुआ है, मनरेगा रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वो आपका 2005 में पास हुआ था। कब हुआ था? 2005 में। अब सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और इनके नीचे दिए हुए कूट का सही इस्तेमाल करते हुए सही उत्तर का चयन करें। पहला है समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न है। तो समांतर माध्य मीन्स कि एक ऐसा उसका बीच का कोई ऐसा माप जो सबका प्रतिनिधित्व करता हो। माध्यिका मीन्स कि जो बीज बराबर 2 भागों में बांटता हो, बराबर 2 भागों में किसी श्रृंखला को अगर कोई भी
आपको संख्याएं दी गई है, उन संख्याओं को बराबर दो पार्ट में डिवाइड करने का जो है वो माध्यिका होती है। और बहुलक होता है जो उस पर्टिकुलर संख्याओं में सबसे ज्यादा जिसका प्रतिनिधित्व हो, वो होता है बहुलक। तो पहला कौन सा है, समांतर माध्यम से केंद्रीय प्रवृत्ति का सुस्तर माप है ए में। बी, माध्यिका ये बंटन को दो समान भागों में बांटती है। और बहुलक जो श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करती है वो बहुलक है। तो सी में क्या है, ए में क्या है 2, उसके बाद में बी में आपके 1 और सी में 3। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। कौन सा हुआ, थर्ड ऑप्शन जो है ए में 2, मतलब समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सुस्तर माप, माध्यिका मीन्स की समान दो भागों में बांटना, और बहुलक मीन्स की जो सबसे ज्यादा उसका प्रतिनिधित्व करता हो, सबसे ज्यादा जो प्रतिनिधित्व करता हो उस श्रेणी का, वो आपका रहेगा बहुलक। नेक्स्ट है मांग की आय लोच शून्य होगी यदि आय में दिया गया परिवर्तन। अब आय की लोच का मीन्स कि जब आपकी आय में अगर कोई परिवर्तन होता है तो मांगी गई जो डिमांड आपके द्वारा की गई है, किसी वस्तु की जो मांग है उसमें जो परिवर्तन होता है उसके कंपैरिजन को अपन क्या बोलते हैं, उससे संबंध को मांग की आय लोच बोलते हैं अपन। जब भी आय में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है तो वो मांग की आय लोच कहलाती है। और जब आय लोच शून्य मीन्स कि आपकी आय में परिवर्तन के कारण आपकी मांगी गई वस्तु की मांग में या मांगी गई वस्तु की मात्रा में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। मीन्स जब आय के साथ साथ में आपकी मांगी जाने वाली मात्रा में अगर परिवर्तन होता है तो वो आपकी मांग की लोच उसकी जितने कंपैरिजन में मांगी गई उतना परिवर्तन माना जाएगा, उतनी लोच मानी जाएगी। अगर बराबर परिवर्तन हो रहा है मीन्स कि आपकी मांग की आय लोच है वो 1 होगी। मांगी गई मात्रा से आय में परिवर्तन से मांग में कम परिवर्तन होता है मीन्स कि आपकी 1 से कम, मतलब बेलोचदार स्थिति, कम लोचदार स्थिति रहेगी। और जब आपकी अगर आय में परिवर्तन से मांग में ज्यादा परिवर्तन होता है तो आपकी इकाई से अधिक या लोचदार, अधिक लोचदार स्थिति होगी। लेकिन जब किसी की आय में बढ़ने के साथ साथ मांग में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो शून्य लोच कहलाती है। मीन्स की आय में अगर लोच शून्य है तो आपकी मांगी गई मात्रा में किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कि आय में आपके परिवर्तन से अगर आपकी मांगी गई मात्रा में अगर किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता तो उसको बोलते हैं मांग की आय लोच शून्य। कंपैरिजन में आपका कि आय के द्वारा जो भी आय अगर चेंज हुई है, परिवर्तित हुई है, बढ़ी है या कम हुई है, लेकिन उसके द्वारा आपके मांग में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है खर्च योग्य आय के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। डिस्पोजेबल इनकम मीन्स की जिस इनकम को आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो, वह इनकम जिसको यूटिलाइजेशन करने का पूर्णतः अधिकार आपका खुद का है, वो आपकी होती है डिस्पोजेबल या खर्च योग्य आय। कि इसको आप खर्च करो, रखो, किसी को दो, कुछ भी कर सकते हो, उसमें किसी का भी कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो खर्च योग्य आय का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, जो आपकी प्रति व्यक्ति जो आय होती है। अब यहाँ पे 2 वर्ड दिए हुए, प्रति व्यक्ति आय भी दिया गया है, व्यक्तिगत आय भी दिया और निजी आय भी दिया हुआ है। कंफ्यूजन के लिए यही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि अपन नॉर्मली उस चीज को क्या यूज करते हैं कि निजी या प्राइवेट आय जो होती है वो उसमें कैलकुलेटेड होगी, लेकिन व्यक्तिगत आय जो होती है वही आपकी इसमें राष्ट्रीय आय की गणना में व्यक्तिगत आय को ही माना जाता है। तो व्यक्तिगत आय में से जो टैक्सेशन या गवर्नमेंट के प्रति आपकी जो लाइबिलिटी है, उस लाइबिलिटी को माइनस करने के बाद में जो कुछ आपके पास में बचेगा उस पैसे को आप अपनी मर्जी से चाहो जैसे खर्च कर सकते हो। मीन्स कि जो व्यक्तिगत आय आपने जो पूरे साल में अर्न की है, उस आय में से जो गवर्नमेंट के प्रति आपकी लाइबिलिटी जो रहेगी, व्यक्तिगत आय में जो लाइबिलिटी रहती है वो एक तो इनकम टैक्स रहेगा, दूसरा कोई ऐसा जिसमें कोई गवर्नमेंट ने आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह कुछ लगा रखी हो, वैसी चीजें अगर कुछ है तो उनको माइनस करने के बाद में जो कुछ बचेगा वो खर्च योग्य आय होगी आपकी। निजी आय नहीं होकर व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष करों को घटाने के बाद में, क्योंकि इनकम टैक्स या अपनी व्यक्तिगत आय पे जो टैक्स लगता है उसको प्रत्यक्ष या डायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं, और जो अपन वस्तुओं को खरीदने के ऊपर जो टैक्स देते हैं जैसे जीएसटी पे कर रहे हैं वो अप्रत्यक्ष करों की श्रेणी में आता है। जो सीधी आपकी आय पे लगता है वो प्रत्यक्ष कर है, जो इनडायरेक्टली किसी वस्तु को खरीदने के कारण या किसी और की वजह से अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है घूम के, वह अप्रत्यक्ष श्रेणी में माना जाता है।
नेक्स्ट आपका, यदि बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम सामान का पीछा करती है तो इसके परिणाम स्वरूप होने वाली मुद्रास्फीति कहलाती है। कि जब मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा हो गया, पैसा बहुत ज्यादा होने से क्या इंपैक्ट आएगा, क्या प्रभाव आएगा बाजार में। अगर मार्केट में अगर पैसा बहुत ज्यादा अगर हो रहा है, मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ रही है, तो उसके कारण क्या होगी, प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी। तो इसके लिए जब पैसा बाजार में बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसके कारण जो महंगाई बढ़ती है उसको अपन बोलते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। कि पैसे के कारण उस वस्तु की डिमांड क्रिएट हुई, और डिमांड क्रिएट होने के कारण जो है वो मुद्रास्फीति बढ़ी। लागत जन्य मुद्रास्फीति मींस कि जब वस्तुओं की लागत, उसको बनाने की कॉस्टिंग जब बढ़ जाती है तो उस स्थिति को बोलते हैं अपन लागत जन्य मुद्रास्फीति। कि किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए जैसे टेक्नोलॉजी में या लेबर के कारण या टैक्सेशन के कारण उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो वो आपकी होती है लागत जन्य मुद्रास्फीति। और स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी और मंदी भी साथ में चलती है। नॉर्मली मार्केट का जो नियम है वो यह कहता है कि जब भी आपके अगर बाजार में मुद्रास्फीति है, इसका मीनिंग है कि आपके यहाँ पे उद्योग धंधे बढ़ेंगे उन वस्तुओं की पूर्ति करने के लिए। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ना, और कीमत कब बढ़ती है, जब उन वस्तुओं की कमी होती है, कमी के कारण नॉर्मली कीमतें बढ़ती इकोनॉमी के नियमों के अनुसार। तो जब भी मुद्रास्फीति होगी मींस कि आपके वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी तो नए उद्योग धंधे स्थापित होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, वो चीजें होती। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है 2009 के बाद में ये स्थिति है नॉर्मली चल रही है कि जिसमें आपके मुद्रास्फीति के साथ साथ में बेरोजगारी और मंदी भी चल रही है। उद्योग धंधे भी बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, और वस्तुओं की डिमांड भी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है। सारी चीजें जब मिक्सिंग चलती है, महंगाई और बेरोजगारी, तो उस मिक्सिंग स्थिति को जो बोलते हैं वो बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। ऐसी स्थिति जिसमें महंगाई के साथ साथ में आपके बेरोजगारी और मंदी का दौर भी चल रहा है। निम्न कथनों पर विचार करें। मांग में परिवर्तन का अर्थ किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दिए गए मांग वक्र पर विचरण से। कि अगर किसी भी वस्तु की मांग में अगर कीमत में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की मांग में परिवर्तन होगा। मींस की मांग वक्र है वो शिफ्टिंग होगा। अगर कीमत बढ़ेगी तो नीचे की तरफ, कीमत घटेगी तो ऊपर की तरफ, दोनों साइड मूवमेंट होगा जब भी कीमत में परिवर्तन होगा। ये सेंटेंस आपका सही है। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन किसी वस्तु के संपूर्ण मांग वक्र में विवर्तन है, जो किसी व्यक्ति की मौद्रिक आय, रुचियों या अन्य वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होती है। यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी वस्तु की मांग उसकी कीमत के अलावा उसकी आय, उसका शौक क्या है, उसकी रुचि क्या है, और जो सब्स्टिट्यूट और उसके पूरक जो प्रोडक्ट है उनकी किस तरह की डिमांड और प्राइस है उसको भी प्रभावित करती है। उन सब के हिसाब से मांग जो है वो प्रभावित होती है। तो आपके दोनों सेंटेंस ये सही है, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन किन्स के उपभोग फलन के बारे में सही है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हैं सही का चयन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। वैसे आपके इसमें आने लायक तो प्रश्न नहीं था, क्योंकि काफी लेंदी और ये जो डिमांड मांग उपभोक्ता फलन जो है कंजम्पशन का, उसके हिसाब से ये प्रश्न आपका उसमें से आया है। तो इसमें उपभोक्ता फलन के बारे में पूछा गया है, तो जो मौद्रिक उपभोग और मौद्रिक आय वाला है उसको तो आप पहले ही कॉन्सेप्ट को कट कर दो। फिर है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। सीमांत प्रवृत्ति हमेशा आपकी धनात्मक पॉजिटिव ही होती है, और हमेशा उसका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो होती है उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 से कम रहता है, 1 से 0 के बीच में रहता है इसका मान। दीर्घकालीन एमपीसी मतलब लॉन्ग टर्म सीमांत प्रवृत्ति और अल्पकालीन सीमांत प्रवृत्ति से अधिक होती है। अल्पकाल में मार्जिनल जो है प्रोपोर्शनलिटी, जो मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी जो है वो आपकी स्थिर रहती है। क्या रहती है, स्थिर रहती है सीमांत प्रवृत्ति। और जो दीर्घकालीन सीमांत प्रवृत्ति है वो उसके अनुसार समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है।
आय के बढ़ने पर एवरेज जो औसत जो उपभोग प्रवृत्ति है वो हमेशा आपकी धीरे धीरे घटती है जैसे जैसे घटेगी, लेकिन एमपीसी जो है एपीसी से कम ही होती है, क्योंकि एमपीसी का जो मान है वो 1 से कम होता है। सीमांत प्रवृत्ति का मान जो है वो औसत प्रवृत्ति से कम होता है हमेशा। और जैसे जैसे किसी की आय बढ़ती है उसके आय के बढ़ने के साथ साथ उसका उपभोग भी, उपभोग फलन मीन्स कि आय के बढ़ने के साथ साथ आपका उपभोग भी बढ़ता है। किसी भी व्यक्ति की अगर इनकम बढ़ती है तो उस इनकम के साथ साथ कंजम्पशन भी बढ़ता है, और इनकम जैसे जैसे घटती है वैसे वैसे व्यक्ति का कंजम्पशन भी घटता है। तो जहां पे भी आय अगर किसी व्यक्ति की बढ़ेगी तो जो औसत उपभोग जो है, कंजम्पशन है, वो आपका कम होता जाएगा। औसत कंजम्पशन जो है वो कम होता जाएगा, और जो मार्जिनल कंजम्पशन जो है, सीमांत प्रवृत्ति जो है वो हमेशा एवरेज से कम रहती है, और उसका मिनिमम मान जो है वो 0 से 1 के बीच में, अधिकतम मान 1 और मिनिमम 0 के आसपास रहता है इसका। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन सही है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन सही है कि उपभोग की जो सीमांत प्रवृत्ति है उसका मान 0 से 1 के बीच में रहता है और हमेशा पॉजिटिव रहता है, धनात्मक रहता है। दीर्घकालीन एमपीसी परिवर्तनशील है, अल्पकालीन एमपीसी जो सीमांत प्रवृत्ति होती है वो हमेशा स्थिर रहती है, तो वो हमेशा दीर्घकाल से कम होती है। बेरोजगारी की सामान्य स्थिति यह भी कहलाती है, जो बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट की जो जनरल कंडीशन जो होती है, सामान्य स्थिति जो होती है वो क्या कहलाती है? सामान्य स्थिति जो होती है उसको ओपन बेरोजगारी या खुली बेरोजगारी बोल सकते हैं। सामान्य स्थिति को ओपन या खुली बेरोजगारी अपन बोलते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी मीन्स कि इस तरह की बेरोजगारी जिसमें आप काम में लगे हुए हैं या ना लगे हुए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका प्रोडक्शन पे कोई भी प्रभाव आपके काम करने या ना करने से नहीं पड़ता है। इस तरह की बेरोजगारी जहां पे आपके काम करने से उसकी प्रोडक्टिविटी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो आपकी क्या होगी? छिपी हुई बेरोजगारी। कौन सी? छिपी हुई बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी मीन्स कि इस तरह की बेरोजगारी की किसी तकनीकी परिवर्तन या किसी आपकी स्किल के कारण उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपका जॉब छूट जाता है, इंडस्ट्री बंद होने के कारण या तकनीकी परिवर्तन के कारण या उसके अकॉर्डिंग आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या स्किल डेवलपमेंट नहीं होने के कारण आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। उस जॉब से निकालने से लेकर वापस नए जॉब में लगने तक के बीच का जो पीरियड जो होता है आपका बेरोजगारी का, उसको बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। क्या बोलते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी। कि पुराने जॉब से निकालने से लेकर नए जॉब में लगने के टाइम पीरियड के बीच में जो बेरोजगारी रही है वो आपकी रहेगी घर्षणात्मक बेरोजगारी। और चक्रीय बेरोजगारी, जो व्यापार चक्र जो चलते हैं, इकोनॉमी का नियम है कि कुछ समय के लिए अगर आपका बिजनेस अगर बढ़ रहा है, कुछ समय के लिए वो स्टेबल रहेगा, तो कुछ समय के बाद में वो वापस डिक्लाइन होगा, वापस नीचे की ओर जाएगा। तो जब भी व्यापार चक्कर में अगर किसी इकोनॉमी जब डाउनग्रेड जाती है, डिक्रीज होती है या डिक्लाइन होती है, तो उस कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार होता है तो उसको बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी। मींस कि व्यापार चक्रों के कारण, इकोनॉमिक के अर्थशास्त्र के चक्रों के कारण उसको बेरोजगारी मिली, इसलिए उसको चक्रीय बेरोजगारी बोलते हैं। घर्षणात्मक मींस कि जो पुराना जॉब छोड़ने से लेकर नए जॉब में लगने तक की स्थिति जो होती है वो आपकी घर्षणात्मक बेरोजगारी। छिपी हुई या प्रश्न बेरोजगारी मींस कि इस तरह की बेरोजगारी जिसमें आप काम कर रहे हो या ना कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन में या प्रोडक्टिविटी में योगदान शून्य है। अगर आप काम कर रहे हो तो भी ठीक है, नहीं कर रहे हो तो भी प्रोडक्टिविटी में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह की बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। M2 M3 M कॉन्सेप्ट जो है वो आरबीआई के द्वारा मुद्रा की सप्लाई को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपके 4 कंपोनेंट्स हैं, M1 M2 M3 और M4, जिसका सबसे ज्यादा मेजर यूज M1 और M3 का लिया जाता है क्योंकि M1 और M3 में पोस्ट ऑफिस को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस को कंपैरेटिवली आरबीआई के द्वारा कम लिक्विडेट माना जाता है, बैंकों के कंपैरिजन में इनको कम लिक्विडिटी माना जाता है। M1C करेंसी सर्कुलेटेड इन मार्केट, जो भी बाजार में मुद्रा प्रचलित है वो होगी। इसके अलावा आपकी डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक,
प्लस अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। M1 मीन्स कि करेंसी सर्कुलेटेड इन मार्केट प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई जो है, इनका टोटल आपका क्या होगा M1, जिसको क्या बोला जाता है संकीर्ण मुद्रा या नैरो मनी। और ये सबसे तरल रूप होता है, सबसे तरल प्रारूप जो होता है, लिक्विड प्रारूप जो होता है करेंसी सप्लाई का, वो आपका M1 होता है। M2 जो होता है वो होता है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट M2 में। तो यहां पे आपको M1 में क्या दिया गया है, M2 बराबर M1 प्लस बैंकों की सावधि जमा, ये आपका गलत है। M3 मीन्स M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंक्स, टाइम डिपॉजिट विथ बैंक। और M3 को क्या बोला जाता है, ब्रॉड मनी या विस्तृत मुद्रा, ब्रॉड मनी या विस्तृत मुद्रा। M3 को समग्र मौद्रिक संसाधन भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे जो एक्चुअल जो डाटा जो मनी सप्लाई का दिया जाता है वो M3 के द्वारा कैलकुलेटेड किया जाता है। उसकी लिक्विडिटी को अगर चेक करना है तो M1 है, सबसे ज्यादा लिक्विड M1, उसके बाद उससे कम M2, उससे कम M3 और उससे कम M4, सबसे कम लिक्विड या सबसे कम तरल जो है वो आपका M4 होता है। तो M1 मींस करेंसी सर्कुलेटेड इन मार्केट, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। M2 M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स, M3 M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, और M4 बराबर M3 प्लस अदर डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस की जो भी डिपॉजिट है वो इसमें आ जाएगी, पोस्ट ऑफिस। ये होगा आपका M4 में, जो भी बाकी डिपॉजिट बची हुई है वो आपकी M4 में शामिल होगी पोस्ट ऑफिस की। तो इसमें आपका कौन सा सही हुआ, केवल बी ऑप्शन जो है वो सही है, केवल बी आपका सही है। नेक्स्ट है, यदि सरकार एक्स वस्तु पर उत्पाद शुल्क लगाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जब भी उत्पाद शुल्क या टेक्नोलॉजी परिवर्तन के कारण अगर बाजार में प्रभाव का प्रश्न कहीं पे भी पूछा जाता है तो वहां पे आपके मांग को वहीं पे कट कर दीजिए, पूर्ति से संबंधित ही उसमें चेंजिंग रहेगा। क्या रहेगा, पूर्ति से संबंधित ही परिवर्तन रहेगा। अब किसी भी वस्तु में अगर टैक्सेशन बढ़ाया जाता है, उत्पाद शुल्क या एक्साइज ड्यूटी या जीएसटी अगर बढ़ाई जाती है तो उस वस्तु की क्या होगी, प्राइस इंक्रीज होगी। क्या होगी, प्राइस इंक्रीज होगी। और प्राइस जब भी इंक्रीज होगी उसकी वजह से क्या होगा, पूर्ति वक्र जो है वो किस ओर शिफ्ट होगा। दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक दाहिनी ओर शिफ्टिंग जब होगा जब वस्तु सस्ती होगी। क्या होगा, जब मार्केट में किसी वस्तु की कीमत कम होगी, सस्ती होगी, तो पूर्ति या सप्लाई वक्र जो है शिफ्टिंग किस तरफ करेगा, दाहिनी तरफ करेगा। और उसका कारण होता है टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के कारण वस्तु की कॉस्टिंग में कमी आती है, लागत में कमी आती है, जिसके कारण वो वस्तु सस्ती होती है और उसका दाहिने तरफ विवर्तित होता है। और जब भी किसी वस्तु में टैक्सेशन लगने या लागत बढ़ने के कारण, लेबर बढ़ सकती है, टैक्सेशन हो सकता है, रॉ मटेरियल आपका महंगा हो सकता है, उसके कारण अगर कभी भी किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, कीमत बढ़ने के कारण हमेशा पूर्ति वक्र जो है वो किस तरफ शिफ्टिंग होगा, बाईं ओर शिफ्टिंग होगा। किस तरफ शिफ्टिंग होगा, पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्टिंग होगा। और जब भी कोई वस्तु सस्ती होगी तो दाहिनी ओर विवर्तन या शिफ्टिंग होगा। तो एक्स वस्तु का ऊपर उत्पाद शुल्क लगने के कारण उसका पूर्ति वक्र है वो किस तरफ शिफ्टिंग होगा, बाईं तरफ शिफ्टिंग होगा। और जब किसी वस्तु में टेक्नोलॉजी परिवर्तन के कारण कीमतों में अगर कमी आती है तो उसके कारण जो पूर्ति वक्र जो शिफ्टिंग होगा वो कहां पे होगा, राइट साइड में या दाहिनी तरफ शिफ्टिंग करेगा। कहां करेगा, दाहिनी तरफ। और जब वस्तु महंगी होगी तो बाईं तरफ शिफ्टिंग होगा। उपभोक्ता संतुलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तटस्थता वक्र से संबंधित क्वेश्चन है। उपभोक्ता संतुलन की जो स्थिति होती है वो हमेशा कहां पे होती है, जहां पे आपकी बजट रेखा और तटस्थता वक्र जो दोनों आपस में क्रॉस करते हैं एक दूसरे को,
वहां पे आपका संतुलन या अधिकतम संतुलन का बिंदु होता है। जहां पे तटस्थ वक्र और बजट रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती है, वहां पे आपका क्या रहेगा, अधिकतम संतुलन का बिंदु रहेगा। और हमेशा तटस्थ वक्र का ढाल है वो बजट रेखा के ढाल से कम रहता है, क्योंकि बजट रेखा इस तरह से होती है और आईसी कवर या तटस्थ वक्र आपका इस तरह से, और जहां पे ये क्रॉस कर रहा है वहां पे आपकी अधिकतम संतुलन का बिंदु रहेगा। अधिकतम संतुलन का बिंदु कहां पे रहेगा, जहां पे आईसी कर्व जहां पे बजट रेखा को क्रॉस करता है वहां पे। तो इस क्वेश्चन में आपका रहेगा तटस्थ वक्र का ढाल बजट रेखा की ढाल से कम होगा, बजट रेखा के ढाल से कम रहेगा। निम्न में से किस परिस्थिति में सरकार के बजट का प्राथमिक घाटा शून्य होता है? प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला क्या है? प्राथमिक घाटे का जो फॉर्मूला है वो क्या है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी, माइनस ब्याज अदायगी। मीन्स कि आपका जो राजकोषीय घाटा है उसमें से जो आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया उसको माइनस करने के बाद में जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, आपकी प्राथमिक घाटा। क्या आएगी, प्राथमिक घाटा। तो ये शून्य कब होगा, जीरो कब होगा, प्राथमिक घाटा है वो जीरो कब होगा, प्राथमिक घाटा आपका जीरो होगा, वो होगा जब राजकोषीय घाटा और ब्याज दोनों बराबर होंगे। राजकोषीय घाटे में से ब्याज की अदायगी माइनस करो, अगर दोनों बराबर है तो आपका आंसर क्या होगा, शून्य। तो जहां पे भी राजकोषीय घाटा आपका ब्याज के भुगतान के बराबर है वहां पे आपका प्राथमिक घाटा है वो क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। निम्न में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो सतत विकास लक्ष्यों की संख्या, इनकी घोषणा और लक्ष्य उपलब्धि को क्रमशः दर्शाता हो। सतत या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप लोग आंसर भी कीजिए साथ साथ में। सतत या सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कि इस तरह से देश का विकास करना कि उससे आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों को आप बचाकर भी रखते हुए, आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान का विकास करना। सस्टेनेबल या सतत विकास मीन्स कि इस तरीके से विकास करना कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी आपको बचा के रखना है, आने वाली पीढ़ी या भविष्य को बिना प्रभावित किए हुए वर्तमान में विकास करने की प्रक्रिया को आप सतत विकास बोल सकते हो। और सतत विकास जो है उसके लिए 17 लक्ष्य निर्धारित किए, 2015 में शुरू किया और 2030 तक इसको हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। 17 पॉइंट्स के साथ में 2015 में शुरू किया गया था और 2030 तक इस लक्ष्य को हासिल करना है। सतत या सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस कि इस तरीके से विकास करना कि भविष्य की आवश्यकताओं को बिना प्रभावित किए हुए वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। किसी ऋणात्मक ढाल के सरल रेखीय मांग वक्र के दाएं से बाएं ऊपर की ओर विचरण करने पर मांग की कीमत लोच क्या रहेगी? प्रश्न किससे संबंधित है, जो आपका ज्योमेट्रिक मेथड से जो आपका मांग की लोच निकालते हैं उसको, क्योंकि हमेशा ढाल जो होता है वो ऋणात्मक ही होता है, क्योंकि मांग में परिवर्तन अपोजिट होता है, क्योंकि एक बढ़ेगी तो दूसरी कम बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो मांग की मात्रा में कमी और मांग की मात्रा में कमी बढ़ोतरी होगी तो कीमत में कमी होगी, इसलिए हमेशा उनमें आंसर नेगेटिव ही आता है। तो ज्योतिर्गणित विधि से जब अपन निकालते हैं इसका, ये आपका मांग वक्र है, क्या है, मांग वक्र है आपका। अब इसमें जैसे जैसे अपन ऊपर की साइड जाएंगे कीमत लोच क्या होगी, बढ़ेगी। यहां पे आपकी एक से कम रहेगी, यहाँ पे इकाई के बराबर रहेगी और यहाँ पे इकाई से ज्यादा रहेगी। तो जहां पे सेंटर पॉइंट पे आपकी जो रहेगी वो रहेगी इकाई के बराबर। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे वैसे वैसे मांग की कीमत लोच है वो क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। और जैसे जैसे नीचे की तरफ पे दाईं तरफ आप पे शिफ्टिंग करोगे वैसे वैसे आपके मांग की कीमत लोच है वो कम होती जाएगी। तो जब भी दाएं से बाएं ऊपर की ओर अगर विचरण कर रहे हैं तो आपकी क्या होगी, कीमत लोच बढ़ेगी। और बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर अगर विवर्तन हो रहा है तो उस कंडीशन में आपकी हमेशा कीमत लोच है वो
घटेगी। नेक्स्ट, मांग की आड़ी लोच क्रॉस इलास्टिसिटी के संबंध में निम्न मैथ पर विचार करें। क्रॉस इलास्टिसिटी जो होती है वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट या स्थानापन्न वस्तुओं और पूरक वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और स्थानापन्न या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में जो क्रॉस लोच जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है आपकी, हमेशा धनात्मक होती है। और पूरक वस्तुओं की जो इलास्टिसिटी होती है, लोच होती है, वो आपकी ऋणात्मक होती है। कि पूरक वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी की भी डिमांड कम होती है। बट स्थानापन्न वस्तुओं में अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो आपके दूसरी वस्तु की कीमत हमेशा डिमांड जो है वो आपकी बढ़ेगी। तो हमेशा जो पूरक वस्तुओं उनमें नेगेटिव इलास्टिसिटी होती है और स्थानापन्न या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो होते हैं वहां पे आपके पॉजिटिव होती है। अब आपके प्रश्न पूछा है कि इलास्टिसिटी के क्रॉस इलास्टिसिटी के हिसाब से आपका कौन सा सेंटेंस सही है। अब यदि x और y स्थानापन्न है तो EXY क्या होगा आपका, ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा। अगर x और y स्थानापन्न है तो आपका हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक। यदि x और y पूरक है तो EXY क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यदि x और y संबंधित नहीं है तो EXY बराबर 0 होगा। जब संबंधित है ही नहीं तो इलास्टिसिटी उनके बीच में कीमत लोच आएगी नहीं, क्रॉस लोच आएगी नहीं, तो वो हमेशा 0 होगी। तो केवल आपका एक सेंटेंस सही है, सी मींस कि आपका फोर्थ ऑप्शन से केवल एक सेंटेंस आपका सही है। स्थानापन्न वस्तुओं में क्रॉस इलास्टिसिटी जो है वो आपकी धनात्मक होती है और पूरक वस्तुओं में आपकी ऋणात्मक। और अगर दोनों वस्तुएं अंतर संबंधित नहीं है तो उनके बीच में इलास्टिसिटी जो है वो 0 होती है। मध्यक का 280 माध्य 310 वाले मध्यम असमित बंटन में बहुलक का मान क्या होगा। किसका पूछा है, बहुलक का मान पूछा है। तो बहुलक का मान निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, बहुलक बराबर 3 माध्य का -2 माध्य, ये आपका इसका बहुलक निकालने का फॉर्मूला है। तो यहां पे आपको माध्यिका दी हुई है तो 3 इंटू 280 -2 इंटू 310 8 माइनस 220, बहुलक कितना होगा आपका 220। ये आपको फॉर्मूला याद रखने कि माध्य से अगर दो संख्याएं दी हुई है, कोई भी माध्य माध्यिका और बहुलक में से अगर कोई भी दो दिए हुए तो तीसरे को कैसे कैलकुलेशन करने, यही एक फॉर्मूला अगर याद रख लोगे तो भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जो जहां पे दी हुई है उसका मान रख के उसको पक्षांतरण करके उसका कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। भारत में मुद्रा पूर्ति का निम्न में से कौन सा माप सर्वाधिक तरल है, सबसे ज्यादा लिक्विड मान कौन सा है। आरबीआई के द्वारा मनी की सप्लाई को मापने के लिए 4 कंपोनेंट्स M1, M2, M3 एंड M4 का यूज किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा और एक सबसे कम तरल या लिक्विड होता है। तरल या लिक्विड मींस कि ऐसी सिक्योरिटी या इस तरह का मतलब इन्वेस्टमेंट जो आसानी से आप उसको नकद में परिवर्तित कर सकते हैं। नकद या नकद तुल्य जो होते हैं वो तरल माने जाते हैं। जैसे जैसे उसमें कम तरलता आती जाएगी वैसे वैसे वो आपका कम लिक्विड माना जाएगा या कम तरल माना जाएगा। तो सबसे तरल जो है वो आपका है M1। कौन सा है, M1 है, क्योंकि M1 में करेंसी जो आपके हाथ में जो करेंसी है वह पैसा जो आपके हाथ में प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक मींस कि जो पैसा आप जब मर्जी हो तब निकाल सकते हो। मींस कि ऐसा पैसा जो आपके मांगने पर दो, जो करंट और सेविंग अकाउंट में अगर आपका पैसा पड़ा है तो वो पैसा आपका डिमांड डिपॉजिट माना जाता है, जो मांग पर दो, जब मांगो तब पैसा मिल जाए, या एटीएम कार्ड ले जाके जब जरूरत हो तब बैंक से निकाल के ले आए, तो वो होगा आपका डिमांड डिपॉजिट। प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। आरबीआई के पास में अदर डिपॉजिट कौन सा रहता है, जो बैंकों के द्वारा आरबीआई में जमा करवाए जाते हैं, जिसको जब मर्जी हो तब आरबीआई लिक्विडेट कर सकती है। सीआरआर जैसे बैंकों का आरबीआई के पास में रहता है, जब मर्जी हो तब बैंक कम ज्यादा करके उसको लिक्विडेट कर सकती है। तो इस तरह का जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो सके वो आपका लिक्विड में माना जाता है या नियर बाय लिक्विड माना जाता है।
तो सर्वाधिक जो तरल माप है M1 है, उसके बाद में M2, उससे बाद में M3 और उसके बाद में M4। ये आपका लिक्विडिटी के हिसाब से रहेगा, सबसे ज्यादा, उसके बाद और ये सबसे कम तरल रहता है, सबसे कम तरल। BCIM आर्थिक गलियारे में निम्नलिखित में से कौन से देश सम्मिलित नहीं है? B फॉर बांग्लादेश, C फॉर चीन, I फॉर इंडिया, M फॉर म्यांमार। बांग्लादेश शामिल है, चीन शामिल है, इंडिया और म्यांमार है। तो कौन कौन से शामिल नहीं है? भूटान भी शामिल नहीं है और मालदीव भी शामिल नहीं है। तो कौन से देश शामिल नहीं है? आपका फर्स्ट एंड थर्ड दोनों देश शामिल नहीं है। ये आपके आज के प्रश्न थे। एक क्वेश्चन आपका इसमें से छूट गया है, वो ऐड करना रह गया था, जिसमें आपका प्रश्न था प्रारंभिक जमा अगर किसी बैंक की, वो एक सॉल्यूशन आपको करवाते हैं जिसमें आपके दिया हुआ था प्रारंभिक जमा। प्रारंभिक जमा 10,000 दिया हुआ था आपके, ठीक है। CRR दिया हुआ था आपका, CRR था 10%, SLR आपका था 25%, और अनयूटिलाइज्ड डिपॉजिट आपका जो था वो कितना था? 5% था। अब इसके हिसाब से आपका टोटल डिपॉजिट पूछा था। क्या पूछा था? टोटल डिपॉजिट विथ बैंक, टोटल डिपॉजिट विथ बैंक आपको इसमें पूछा था। तो अगर आपकी प्रारंभिक जमा जो भी दी हुई है और उसके हिसाब से आपका रेशियो दिया हुआ है, तो उसमें आप पे प्रारंभिक जमा का जो रेशियो है उससे डिवाइडेड कर दीजिए प्रारंभिक जमा को, जो रेशियो दिया हुआ है। तो आपकी प्रारंभिक जमा कितनी थी? 10,000 डिवाइडेड बाय रेशियो कितना आपका? 10 और 5 25, 35, 35 और 5 40। तो 40 से इसको परसेंटेज से डिवाइड कर दीजिए। तो परसेंटेज को या तो कन्वर्ट कर लो या 40 इंटू 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना होगा? 25,000। इसी तरह का अगर प्रश्न पूछे कि आपको टोटल डिपॉजिट दी हुई है और प्रारंभिक जमा अगर किसी प्रश्न में पूछे, तो वहां पे उसी परसेंटेज से गुणा कर दीजिए, जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे गुणा। तो आपकी प्रारंभिक जो प्राइमरी जो डिपॉजिट है वो आपकी आ जाएगी, इनिशियल डिपॉजिट। और अगर टोटल डिपॉजिट आपको पूछ रहा है, रेशियो दिया हुआ और प्रारंभिक डिपॉजिट अगर दिया हुआ है, तो आप उसको रेशियो जितने भी है उन रेशियो का टोटल करके उससे डिवाइडेड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपकी टोटल डिपॉजिट जो है वो कितनी होगी? 25,000। थैंक यू। और आपको इसकी पीडीएफ जो है वो आपको मैया पाठशाला पे आपको पीडीएफ आपकी उसके टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी।